आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है मिड टर्म का। और मिड टर्म के एग्जाम्स में ये जो पेपर है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो मार्क्स होगा वो 60 मार्क्स का होगा। आपको जो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में वो मिलेंगे 16 और आपके 5 सेक्शन आएंगे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले सेक्शन से। तो पहले सेक्शन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, पूछा ये क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नेगेटिव नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर इज। तो आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी नेगेटिव नंबर का वो क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव रैशनल नंबर का होगा या नेगेटिव रैशनल नंबर का होगा या वो जीरो होगा या वो वन होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ माइनस का 3/6 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे 6 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। मतलब इसी नंबर को मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, मतलब उल्टा कर दूंगा। 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा और ये साइन है ना वैसे ही साइन यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब इधर देखो, इसको मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो इस 6 से ये 6 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। इसका कहना मतलब ये है आपका किसी भी रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, इसी नंबर का रिवर्स। और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो उसी का रिवर्स होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास ये जो नेगेटिव नंबर था, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। यहाँ देखो नेगेटिव लगा हुआ है। तो मेरा जो पहले वाले का आंसर होगा वो क्या होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है किसी भी नेगेटिव नंबर का, किसी नेगेटिव रैशनल नंबर का, वो हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर ही होता है। तो आपका बी आंसर होगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया इफ ये हमारे पास दे रखा है देन एक्स जो होगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में, जो एक्स की वैल्यू आएगी क्या वो फ्रैक्शन में होगी, इंटीजर्स होगी या रैशनल नंबर होगा या कैन नॉट बी सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया मैं उस क्वेश्चन को पहले आपको लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है 8x माइनस का 3 इक्वल टू 25 प्लस में 17x, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 8x यही रहेगा, ये x वाला है, इसके आगे प्लस है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 25 है, 25 का 25, ये माइनस का 3 है ना, इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 3। अब ये x वाला था, ये x वाला था, 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9x, बड़ी के आगे माइनस है इसलिए माइनस रहेगा। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूंगा 28, x को यहीं रहने दूंगा 28, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड 9 डिवाइड हो जाएगा, साथ में माइनस भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जो x दिख रहा है यहाँ पे x की वैल्यू आई है निगेटिव में, यह है फ्रैक्शन फॉर्म में, ये अपॉन में है ना, अपॉन में यानी किस फॉर्म में है, ये हमारे अपॉन में है, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसे इस तरह का जो नंबर होता है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कौन सा नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर। तो ये जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर है ना कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होगा, रैशनल नंबर है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विद द 4 साइड इज। हमारा रेगुलर पॉलीगॉन जो बताना है इनमें से कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है। तो रेगुलर पॉलीगॉन होता है क्या आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है वो लाइन से बनता है और उसके सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होंगे। जैसे स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होते हैं, मतलब ये भी अगर 5 का तो ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा। इसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सिर्फ ये इन चारों में से किस में ऐसा होता है, सिर्फ स्क्वायर में होता है। जो स्क्वायर है वो उसके चारों साइड बराबर होते हैं और यहाँ तक कि उसके एंगल भी बराबर होते हैं, इसलिए वो रेगुलर पॉलीगॉन है। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 4th नंबर का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन डाई इज रोल्ड इज। जब आप क्या करते हो, डाइस को, आपने डाइस तो खेला होगा, तो डाइस को फेंकते हो तो उस पर 2 आने की, 2 का मल्टीपल आने का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो डाइस पे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, पहले अभी देखो डाइस पे नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊं, देखो जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4th है, ठीक है। यहाँ पे
तो डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। डाइस पे यही तो नंबर आते हैं। अब डाइस में जो हमारा उसने पूछा 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 2 है, 4 है और 6 है। ये 3 जो नंबर है वो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मुझे निकालनी प्रोबेबिलिटी कि मैंने डाइस फेंका, तो पी ई लिखूंगा। पी ई मतलब होता है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट। तो मेरा 2 आने का प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो, अगर मैं डाइस फेंकता हूँ तो इनमें से कोई से भी नंबर आ सकता है, यानी 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल जो होता है वो नीचे लिखेंगे। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल जो होता है वो हम नीचे लिखते हैं, टोटल रिजल्ट जो होता है वो हम नीचे लिखते हैं। तो जब मैं डाइस फेंकूंगा इनमें से कोई सा भी आ सकता है, यानी 6 रिजल्ट है मेरे पास, तो 6 टोटल नीचे आएगा। ठीक है यहाँ पे। लेकिन अब उसने पूछा क्या है कि 2 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी, उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो जब मैं डाइस को फेंकूंगा तो इन तीनों में से कोई से भी आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 6 आएगा। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 3 पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है यहाँ पे। तो ये 3 ऊपर आएगा, समझे यहाँ पे। अब 3 ऊपर आने के बाद में, यानी 3 नंबर है ना जो आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। अब इसको काट सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1/2। तो 1/2 आने के बाद में देखो यहाँ पे फोर्थ का कौन सा जो आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा गया था, उसने पूछा था ना यहाँ पे इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो वह हमारे पास 1/2 आया था, तो हमारे पास डी आंसर इसका हो गया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है वो आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्वायर, देखो, अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया 144 स्क्वायर यूनिट, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड। हमारा जो एक स्क्वायर बोर्ड है, स्क्वायर बोर्ड कैसा होता है? देखो यहाँ पे इस तरह का एक स्क्वायर बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का एक स्क्वायर बोर्ड है जिसके चारों साइड बराबर है। ठीक है यहाँ पे। और इसका हमें एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? इसका एरिया। ठीक है, तो लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है मेरे पास? एरिया ऑफ स्क्वायर 144 है। कितना है? 144। ठीक है यहाँ पे। तो 144 जो हमारा एरिया दे रखा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें एरिया का हमें निकालना है साइड, हमें बताना है ये जो साइड है वो कितने बड़े हैं। ठीक है यहाँ पे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये जो होता है हमारा फॉर्मूला। फिर यहाँ लिखेंगे 144। तो हमें साइड निकालना है, तो देखो साइड का साइड मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेम टू सेम। 144 जो होता है किसका स्क्वायर होता है? 144 12 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या होता है? 12 का स्क्वायर का मतलब होता है अगर मैं 12 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना आएगा? 144 ही आएगा। ठीक है यहाँ पे। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा हमारा, तो मेरे पास साइड जो आएगा वो कितना आएगा? मेरे पास 12 आएगा, यानी 12 यूनिट आएगा। ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? मेरे पास जो यहाँ पे आंसर पूछा गया था कि कौन सा वाला इसका आंसर होगा, तो इसमें जो आंसर होगा मेरा कौन सा होगा? 12 यूनिट होगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा है? द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल होता है वो किस में शो होता है? वो क्या शो करता है? क्या वो ये शो करेगा, ये या ये? तो आपको बता दूं कि जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल होता है हिस्टोग्राम में, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास दिखाता है। क्या दिखाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट टिक करना था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल आर इक्वल। इनमें से किसके डायगोनल जो होता है, डायगोनल्स, वो इक्वल होता है। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। डायगोनल्स का मतलब होता है जैसे कोई शेप है, कोई क्वाड्रिलेटरल वाली शेप है। ठीक है यहाँ पे, जैसे ये वाला शेप बना है। ठीक है, इसे कहते हैं डायगोनल। ये जो साइड वाले होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, इसे कहते हैं डायगोनल्स। ठीक है यहाँ पे। तो हमारा जो स्क्वायर होता है कौन सा होता है? हमारा स्क्वायर। इसे पूछा ना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स आर इक्वल। तो हमारे स्क्वायर का जो होता है डायगोनल्स होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका हो गया यहाँ तक आंसर। इसके बाद पूछा गया है, देखो हमसे, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास दे रखी है 0 से 10, 10 से 20 एक्सेट्रा। द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10। इनके बीच का गैप कितने का? 10 का है। तो द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा? तो चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझो, देखो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल किस तरह का बन रहा है? क्लास इंटरवल जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, 0 से लेके 10, फिर 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40।
तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब फोर्थ का मुझे क्या बताना है, लोअर लिमिट बताना है। तो इस वाले को लोअर कहते हैं, इस वाले को अपर कहते हैं। तो ये जो लोअर वाला होगा मेरा क्या होगा, 30 होगा। तो जो 30 जो है मेरा लोअर लिमिट है फोर्थ वाले का, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें मेरा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा मेरा, इसमें जो हमसे आंसर पूछा गया ना, आंसर पूछा गया है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा, इसमें से आंसर कौन सा होगा मेरा, मेरा होगा ये वाला 30 वाला, ठीक है यहाँ पे। फिर पूछा गया है, देखो यहाँ पे द, क्या पूछा, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 23। वंस डिजिट क्या होगा किसी भी क्यूब का, बहुत आसान होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखो हमें बताना है कि इस 23 का क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो उसको जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यानी वंस डिजिट होगा वो क्या होगा, ठीक है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको आसान तरीके से करने का। तो मेरे पास क्या है, 23 है, क्या मेरे पास 23 है। इसका पता करना है कि अगर मैं क्यूब करूंगा तो जो क्यूब करने का जो सॉल्यूशन करूंगा, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या करो, इसके लास्ट में देखो 23 के लास्ट में क्या 3 आता है, इस 3 ही को क्या कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। कितने मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार। 3 3 9, 9 3 27। ये 27 के देखो लास्ट में क्या है, 7 है ना, तो 7 जो होगा मेरा क्या होगा, वंस डिजिट होगा किसका, इस वाले क्वेश्चन का। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंस डिजिट बताओ किसी नंबर का क्यूब का, तो आप क्या करोगे, उस नंबर के लास्ट वाला नंबर देखो 3 है ना, उसका क्यूब निकाल लो। तो क्यूब कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और कितना आया 27 आया, और 27 के लास्ट में क्या है 7 है ना, तो 7 क्या हो जाएगा आपका वंस डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मार्क क्या कर देंगे कि 7 जो है हमारा हमारा वो है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है यहाँ पे, यानी वंस डिजिट है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ईच इक्वल 75। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल जैसे ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है यहाँ पे। तो इसके तीन जो एंगल है, 1 2 3 एंगल जो है हमारे कितना 70 डिग्री 75 डिग्री का है। तो आपको फोर्थ वाला निकालना है, ठीक है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, देखो फोर्थ एंगल कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, करने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पे वो आपको समझा देता हूँ। देखो तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास 3 एंगल है, कितने एंगल, तो क्वाड्रिलेटरल बनता है कैसे, पहले क्वाड्रिलेटरल आपको बना बताता हूँ। देखो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, आप ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये वाला भी 75 का, ये वाला भी 75 का, ये वाला भी 75 का, ये तीनों 75 के, ठीक है। यहाँ पे हमको पता करना है ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है यहाँ पे। तो पहले पता कर लेता हूँ, इन तीनों को अगर जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा, पहले ये पता करें, तो बहुत आसान है। तो अब क्या करो, 75 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो कि इन तीनों को जोड़ के कितना आता है। तो हम करके देखते हैं, 3 5 15, ठीक है, और 1 कैरी, 3 7 से कितना होगा 21 में 1 प्लस कितना होगा 22, तो 225 आया, ठीक है यहाँ पे। इन तीनों को प्लस करके मुझे पता करना है फोर्थ वाला, ये वाला। तो देखो चारों एंगल का सम जो होता है ना वो 360 होता है, कितना होता है 360। तो 360 में से आप क्या कर दोगे, 225 को माइनस कर दोगे, ठीक है यहाँ पे। इन तीनों का सम कितना आया, 225 आया, और इन चारों का जो सम होता है वो 360 होता है। तो 360 में से अगर मैं इन तीनों को प्लस जो है माइनस कर दूंगा तो चौथा वाला निकल आएगा। तो क्या करूंगा, ये से क्या देगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा 5 में से ये जाएगा कितना बचेगा 3, ये जो बचेगा मेरा 3 में से यह बचेगा मेरा कितना 3 में से 2 गया 1, तो कितना आएगा मेरे पास 135, ठीक है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे देखो इसमें आंसर कितना देखो देने लिखना है, यहाँ पे हमें आंसर लिखना है, इससे पूछना आंसर कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा मेरा होगा 135, ठीक है यहाँ पे। फिर से आपको समझा देता हूँ, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 3 एंगल दे रखा होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3 5 15, 1 कैरी, 3 7 21 और 122, ठीक है यहाँ पे। और आप क्या करोगे, टोटल जो इनका सम होता है, चारों को एंगल का सम होता है 360 होता है, तो तीनों का सम इसमें से 360 में से घटा दो, तो 10 में से 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, ठीक है यहाँ पे। यहाँ तो हो गया आपका आंसर खत्म, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ द अन ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है इनमें से किसका स्क्वायर जो है, वो देखो यहाँ लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ अन ऑड नंबर, इनमें से कौन सा जो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर है, किसी ऑड नंबर का क्या है स्क्वायर है।
आपको पता होना चाहिए पहले ऑड नंबर होता क्या है। देखो ऑड नंबर क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ ऑड नंबर क्या क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑड नंबर क्या क्या, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। जो 2 के टेबल में नहीं आते उन्हें कहते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, ये होते हैं इवन नंबर। हमसे पूछा गया है कि अगर किसी ऑड नंबर का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो क्या जो नंबर आएगा इनमें से कौन सा होगा। तो देखो जब भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑड ही आता है, और इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इवन ही होता है। तो इसमें देखो ये 6 जो है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है। ये 4 जो है इवन नंबर है। 0 जो है वो भी हमारा इवन नंबर में आ जाता है, वो भी 2 के टेबल से कट सकता है। लेकिन 1 जो है वो हमारा ऑड नंबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा कि ये जो नंबर है हमारा किसी ऑड नंबर का क्या है, स्क्वायर है। अब आज आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखो ए बी जो है ना, ए बी का है, ये ए बी जो है ना, ए बी डी सी के समांतर है, नहीं पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे ए बी पैरेलल है डी सी के। आपसे पूछा गया है कि सी एंगल निकाल के दिखाओ कि एंगल सी कितने का होगा। बहुत आसान है, देखो आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ पे जो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका जो सम होता है 180 होता है। ये एडजेसेंट एंगल है, क्या हमारे एडजेसेंट एंगल है। दो पैरेलल लाइन है, ठीक है यहाँ पे, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो इसके एक ही तरफ के जो एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल में एक ही तरफ के एंगल का जो सम होता है 180 होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यानी इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। यानी अगर मैं क्या करूंगा, मैं एंगल बी, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल बी और एंगल सी है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लिखूंगा मैं कि एंगल, यहाँ लिखूंगा एंगल बी और एंगल सी को प्लस करता हूँ तो मेरा 180 आता है। क्यों, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम है, ठीक है यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, एंगल बी जो है मेरे पास 120 डिग्री है, एंगल सी यहीं छोड़ दूंगा, 180 का 180, एंगल सी यहाँ पे आ जाएगा 180, ये 120 इधर जाएगा, माइनस का 120, तो यहाँ पे इसमें से माइनस होगा कितना आएगा मेरा, 60 आ जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू जो होगी मेरी कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। तो मैं यहाँ पे कितना डाल दूंगा, यहाँ पे मार्क कर दूंगा 60 पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब हम आ चुके हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी के अब जो 2 से लेकर 7 तक क्वेश्चन है वो सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले वाले सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं। देखो इस पे लिखा है एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ द फर्स्ट 9 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। हमको 81 को लिखना है सम ऑफ फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स में, किसमें, ऑड नंबर्स में। बहुत आसान होता है, देखो 81 का करना है, उसने बोला 9 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। तो 9 कितने होंगे, तो मैं आपको बताऊं तो 9 जो होते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। पहला जो है ये है सेकंड का आंसर, ठीक है। तो पहला नंबर होगा 1 जो ऑड नंबर है, 3 5, ठीक है, यहाँ पे 7, ठीक है, 9 ऑड नंबर होता है, 11 13, ठीक है यहाँ पे। तो कितने हो गए नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर आएगा 15 और हमारा 17। ये हो गया हमारे 9 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स, जिनका सम जो होता है मेरा 81 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया इसका आंसर। खत्म, कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद हमने ये वाला भी कर लिया, हमने कौन सा कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्या बोलता है, देखो वो थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ते अच्छे से। बोला गया है रोहन एंड शालू आर प्लेइंग विद द 5 कार्ड। रोहन और शालू जो है कार्ड के साथ खेल रहे थे, एज शो इन द फिगर। इस फिगर में देखो 5 कार्ड दिख रहे हैं ना आपको। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, ऑफ रोहन पिकिंग, रोहन ने क्या किया, कार्ड पिक किया है, विदाउट सीइंग, बिना देखे, दैट हैज द नंबर 2। इन 5 कार्ड में से रोहन ने क्या किया है, एक, किसने किया है, हाँ रोहन ने एक कार्ड निकाला बिना देखे। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कार्ड निकाला गया है उस पे नंबर 2 लिखा हुआ है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो हम करेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा। तो हमारे पास जो टोटल कार्ड है कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी टोटल जो कार्ड हो गए मेरे पास, टोटल कार्ड कितने हो गए, टोटल जो कार्ड है, टोटल
टोटल जो कार्ड है वो मेरे कितने हैं, 5 कार्ड है, 1 2 3 4 5 टोटल कार्ड है। और जो हमने निकाला है वो कौन सा निकाला है, जो कार्ड निकला है वो सेकंड नंबर कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे तो हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, पी ई, पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई मतलब होता है इवेंट, मतलब कोई घटना। तो टोटल जो लिखते हैं वो हम नीचे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा टोटल हमेशा नीचे आता है। और मैंने कार्ड जब इन पांचों में से जब कार्ड निकाला तो मेरा कार्ड निकला, कार्ड नंबर 2 निकला, तो एक ही बार निकलेगा ना, तो एक ही बार निकलेगा, तो इसका मतलब आएगा ऊपर आएगा 1। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मेरी कितनी होगी, 1/5 होगी। हो गया आंसर खत्म। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो बोला ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहन पिकिंग अ कार्ड विदाउट सीइंग दैट द हैज द नंबर ऑफ द 2 ऑन इट, उससे 2 नंबर था, तो 2 नंबर का कार्ड तो एक ही बार निकलेगा, तो 1 कितना होगा, 5 हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका और में दे रखा है, देखो इसमें बोला है एक ग्लास जार कंटेन, एक ग्लास का जार है जिसमें 6 रेड है, 5 ग्रीन है, 4 ब्लू है और 5 येलो है, मार्बल्स है, ठीक है। यहाँ पे हरी हरी ने एक टेक आउट द मार्बल फ्रॉम द जार एंड रैंडम, हरी ने एक मार्बल को निकाला बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द चूजन मार्बल इज रेड कलर, जो मार्बल निकला वो रेड कलर का, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बहुत आसान है, आपको पहले क्या करना है, जितने भी यहाँ पे मार्बल से लिखे ना उन सबको प्लस कर दो। तो टोटल कितने मार्बल्स हैं यहाँ पे, देखो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे टोटल मार्बल्स कितने हैं मेरे पास, टोटल मार्बल्स जो है रेड वाला जो है वो मेरा 5 है, रेड वाला कितना है, रेड वाला 6 है, रेड वाला कितना है 6 है। और ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला जो है वो कितने हैं मेरे पास, वो है 5। और मेरे पास ब्लू वाला है, कौन से वाले, ब्लू वाले जो है वो मेरे पास है 4। और मेरे पास येलो वाले मेरे पास है 5, ठीक है। तो रेड 6 हो गया, 5 4 5, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल जो होंगे मेरे पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे मेरे 20। और जब हमने निकाला तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम लिखेंगे यहाँ पे पी ई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो मैंने जब कलर वो निकाला, मार्बल निकाला, तो मार्बल जो है वो रेड कलर का निकला। कौन सा निकला, उसने बोला है ना कि जो मार्बल निकाला गया, तो इसमें लिखा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल इज रेड, तो रेड कलर की होने की क्या प्रैक्टिस होगी, देखो तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारे, देखो रेड कलर कितने हैं, 6 है। इन 6 में से कोई भी कलर हो सकता, कोई सा भी कहना मार्बल हो सकता है, रेड कलर का 6 का है ना, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल नीचे आता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसका नंबर ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको काट सकते हैं, 2 3 2 के टर्म में 10 बार में, तो 3 कितना हो जाएगा मेरा 10 आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इफ वन साइड ऑफ द क्यूब इज 5 मीटर इन लेंथ, ठीक है। क्यूब का एक साइड जो है 5 मीटर इन लेंथ है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना तो और आसान है, देखो क्यूब का बहुत आसान, देखो कैसे करोगे इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। क्वेश्चन हमारा ये 5 है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v का क्यूब इक्वल, वो क्या होता है v का क्यूब, तो लिखेंगे यहाँ पे। और हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये होता है मेरा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो, साइड क्या लिख सकते हो, साइड का क्यूब, फॉर्मूला ऐसे लिख लो आप, ठीक है। यहाँ पे तो साइड क्या है मेरे पास 5 दे रखा, कितना देखा है 5, तो 5 का ऊपर क्यूब लगाएंगे, इसका मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। याद रखना क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, तो साइड मुझे दे रखा 5 का क्यूब का मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से कितना होगा 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मेरे पास 125, ठीक है। यहाँ पे 125 मीटर का क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। याद रखना यूनिट जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया वो आपको बताता हूँ। 5th नंबर का क्वेश्चन, ये तो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब हमारा 5th नंबर, ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब 5th नंबर का क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर आते हैं। देखो यहाँ पे 5th नंबर के क्वेश्चन में हमारा जो दे रखा है मैं उसको लिख लेता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन क्या लिखा है देखो यहाँ पे, इतनी सी जगह पे हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। हमारा ये दे रखा है कि 8x इक्वल टू में 5x माइनस का 1, ये दे रखा है मेरे पास ये क्वेश्चन। और हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, x की वैल्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 1
इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा 8 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 8x, 8 को इससे करूँगा तो कितना आएगा 8, 5 को इससे करूँगा कितना आएगा 5x, ठीक है। 8x इसको उठा के इधर लाऊंगा तो कितना आएगा माइनस का 5x, ये इधर जाएगा तो प्लस का 8 क्योंकि माइनस का है ना तो जाकर प्लस में जाएगा, x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा, 8 हो गया और x इक्वल टू 8, ये 3 जिससे इन दोनों मल्टीप्लाई है ना तो जाके डिवाइड में हो जाएंगे, तो मेरा x की वैल्यू कितना आएगी 8/3। फिर से एक बार चेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया यहाँ पे, इसको इससे करेंगे ये लिख दिया, इसको इससे करूँगा 8x आएगा, इसको इससे करूँगा 8 आएगा, इसको इससे करूँगा 5x आएगा, यहाँ पे आ गया, इसको इधर लिखाऊंगा माइनस को जाएगा, इसको इधर लिखूंगा प्लस को जाएगा, माइनस करूँगा 3x, ये 3 इधर जाएगा तो ये होगी मेरी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इफ इट्स पेरीमीटर इज 96। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर, देखो आपको स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है और आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर से आप सबसे पहले क्या निकालोगे, साइड निकालोगे। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है तो लिखूंगा पेरीमीटर, क्या लिखूंगा पेरीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो लिखूंगा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 96 मीटर, ठीक है यहाँ पे। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, आपको फॉर्मूले याद करके रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो साइड को ही छोड़ दूंगा और 96 यहाँ पे आ जाएगा, 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, ठीक है यहाँ पे, और 4 4 ज़ा 16, तो जो साइड होगा वो मेरा कितना आ जाएगा 24 मीटर आ जाएगा। अब निकालना है एरिया, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है मेरा साइड इंटू साइड, ठीक है। यहाँ पे साइड निकला कितना 24, साइड मेरा ये था निकला ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 576 मीटर का स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में आता है, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ 24, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 6 17 576 आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आपसे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ पैरेललोग्राम PQR, एक पैरेललोग्राम है जिसमें PQR दे रखा है, P जो है 60 है, देन फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल, बाकी के 3 एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पहले पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, पैरेललोग्राम कैसे बना हुआ, देखो पैरेललोग्राम कैसे बनता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, तो पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं PQRS, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे एंगल्स होंगे, ठीक है यहाँ पे, और इसमें से आपको कौन सा एंगल दे रखा है, आपको दे रखा है P एंगल, एंगल P दे रखा है, ठीक है यहाँ पे। तो एंगल P जब दिया होगा तो आप कैसे करोगे, देखो एंगल P कितना देखा मेरे पास 60 डिग्री, आपको P कितना दे रखा है, आपको 60 डिग्री देखा है, आपको बाकी सारे एंगल निकाले, कैसे निकालोगे, देखो अगर आप ध्यान दोगे ये जो 60 एंगल है ना, P जो होगा एंगल R के इक्वल होगा, यानी एंगल R जो है एंगल P के इक्वल होगा, क्योंकि क्यों होगा, लिखोगे यहाँ पे ये लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, सॉरी अपोजिट साइड नहीं, यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स और अपोजिट, ठीक है यहाँ पे। तो अपोजिट एंगल जो होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल आर भी कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। साथ में आपको बता दो, देखो ये तो हो गया हमारा, ये निकल गया, ये भी 60 डिग्री का निकल गया, ठीक है। अब देखो ये जो दो एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, एंगल S प्लस एंगल P, इनका सम 180 होगा, क्योंकि ये हमारे जो दोनों का सम जो है 180, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे करेंगे, एंगल S का S रहेगा प्लस एंगल P कितना मेरे पास, एंगल P जो है मेरा 60 डिग्री है 180, तो एंगल S इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 140, ठीक है यहाँ पे, ये एंगल X हो गया। अब ये 140 जो डिग्री आया है तुम्हारा, तो ये कौन सा वाला आ गया मेरा, ये वाला आ गया 140 डिग्री, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद
यहाँ पे 140 नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 120 होगा, कितना होगा 120। तो ये आपका जो आंसर आया कितना है मेरा 120 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो आप करोगे, क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे एंगल एस 120 का है तो इसके सामने वाला एंगल क्यू भी उतने का ही होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस। तो एंगल क्यू जो होगा वो भी कितने का होता है, एंगल क्यू भी कितना होगा 120 डिग्री। आपको जो ऊपर वाला लाइन है ना वही लाइन यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ तो हो गया आपका आंसर फिनिश। तो दोस्तों मैंने आपको कौन कौन से करवा दिया, आपको मैंने इस पूरे इस पेपर का आपको 2 सेक्शन करा दिए। कितने सेक्शन करा दिए, 2 सेक्शन आपको सॉल्व करा दिया। एक तो करा दिया आपका ए सेक्शन कंप्लीट, एक करा दिया बी सेक्शन कंप्लीट। आपको सी और डी और ई जो सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में करूंगा, उसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा। क्योंकि देखो ये वीडियो जो होगा ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने पहले वाले जो वीडियो में, इस वाले में आपको 2 सेक्शन सॉल्व करवाए हैं। अगले वाले वीडियो में आपको सी, डी और ई पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उस पर मैं आपका जो क्लास है वो बना के दे दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।